राइट साद, अब आप पूछिए, आपकी कोई क्यूरी थी? सर मेरा इसमें एक क्वेश्चन ये था कि ये जो आपने सीसीबी कहा है, कंट्रोल बोर्ड, चेंज कंट्रोल बोर्ड, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं ठीक हो गया। इंटरनली जितने भी हैं, एक्सेप्ट कस्टमर्स क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे इन्वॉल्व होंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जब आप अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं ना, तो उसके अंदर एक छोटा सब प्लान होता है जिसको हम कहते हैं, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर ना मल्टीपल प्लान्स होते हैं। मसलन हमारे कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है उसका प्लान होता है, स्केड्यूल को कैसे मैनेज करना है उसका प्लान होगा, क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान होगा। इसी तरह एक चेंजेस को किस तरह मैनेज करना है, चेंज मैनेजमेंट प्लान होता है। अब ये जो चेंज मैनेजमेंट प्लान है उसके अंदर ये लिखा जाता है कि चेंज कंट्रोल बोर्ड की कंपोजिशन क्या होगी। दैट मींस कौन कौन लोग इस चेंज कंट्रोल में बैठेंगे। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके यहाँ जो चेंज कंट्रोल बोर्ड की कंपोजिशन है वो एक ही तरह की आप रखते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप और नेचर ऑफ द चेंज रिक्वेस्ट, आप उस चेंज रिक्वेस्ट में एक ही तरह ये लोग बैठेंगे और यही अप्रूव करेंगे। बट समटाइम्स आप चेंज मैनेजमेंट प्लान में ऐसा कह सकते हैं कि यार ये जो इस नेचर के जितने भी चेंजेस हैं वो मे बी प्रोजेक्ट मैनेजर खुद से अप्रूव कर दे। मसलन हमने एक प्लान बनाया, उस प्लान में ये कहा कि मिस कारिया एंड लेट्स से मिस्टर उमर असद दे वुड बी वर्किंग ऑन दिस एक्टिविटी, और इनकी एक्टिविटी का जो टाइम है वो 8 से शाम 4 बजे तक है। ठीक है, और इन्होंने 3 दिन काम करना है। अब वो ये सम बिकॉज ऑफ सम रीजन आपको लगता है कि हमें मिस्टर उमर की रिक्वायरमेंट किसी और एक्टिविटी पे भी है, तो मैं कहता हूँ कि यार इसको हम वेंसडे की जगह थर्सडे करते हैं। अब अगर ये वेंसडे से थर्सडे शिफ्ट करना या उमर की जगह सलमान को अपॉइंट कर देना, ये अगर तो हमारे प्रोजेक्ट के ओवरऑल ड्यूरेशन को इफेक्ट नहीं करता, तो फिर ऑब्वियसली इस मैटर से टॉप मैनेजमेंट को बताने का या उनसे अप्रूवल लेने की कुछ जरूरत नहीं है। ये तो प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे काम हो रहा है और प्रोजेक्ट मैनेजर खुद इसको डील कर सकता है। करेक्ट? आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो? हाँ जी, आ रही आ रही। अच्छा सॉरी, आई थॉट बिल्कुल स्टार्ट हो गया। यस सर, आ रही है, आ रही है। अच्छा बस। अच्छा अब ये बट समटाइम्स ऐसा जरूर होता है कि आपका जो टॉप मैनेजमेंट है उसका बड़ा कंसर्न होता है अबाउट सर्टेन, लाइक अगर आपका बजट ऊपर जा रहा है, अगर आपका स्केड्यूल ओवरऑल प्रोजेक्ट का वो लेट हो रहा है, कोई ऐसी चीज है, या फिर कुछ ऐसी चेंज रिक्वेस्ट आ गई है जो कस्टमर को इफेक्ट करती है, तो उस केस में कस्टमर का रेप भी बैठेगा। ठीक है, मसलन मैंने ये कहा कि यार वी थॉट इनिशियली हमारे प्लान के अंदर था कि हमने ये वाला मटेरियल अपने प्रोजेक्ट के ऊपर लगाना है, वुड की, प्लाई की, एक खास कलर या क्वालिटी, वो हमारा प्लान था। बट समहाउ जब हम प्लान बनाते हैं पूरे प्रोजेक्ट का, 1-1.5 साल का प्रोजेक्ट पहले से बना लेते हैं, लेकिन जब हम उसकी एक्चुअल प्रोक्योरमेंट पे आए, जो कि आज से 8-9 महीने बाद होनी है, जब हम प्लान बना रहे हैं उससे 8-9 महीने बाद होनी है, तो उस वक्त जब हम प्रोक्योरमेंट करने लगे तो हमें पता चला मार्केट में अब इस तरह की वुड या इस तरह की प्लाई आ ही नहीं रही। अब ये वो जो प्लान है, ये ऑब्वियसली इस केस में कस्टमर का अप्रूवल उसके अंदर शायद शामिल हो जाए, तो उस केस में चेंज कंट्रोल बोर्ड के अंदर कस्टमर का कोई नुमाइंदा रेप भी बैठेगा। सो इट डिपेंड्स कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो चेंज की नेचर क्या है, उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट कितना होना है, ये इसकी बुनियाद पे ही हम चेंज कंट्रोल बोर्ड की कंपोजिशन डिसाइड करते हैं। सो ये सारे टॉपिक एक्चुअल में अलग से चेंज कंट्रोल, चेंजेस को मैनेज करने का प्रोसेस एंड प्लान होता है, एंड विल टॉक अबाउट दिस प्लान। ठीक है, जब हम उस रिलेटेड चीज है, अभी हमारा मकसद पीएमओ है और ज़ाहिर है चेंज कंट्रोल बोर्ड एक टर्म आई है फर्स्ट टाइम, तो आई वांटेड कि इसका बैकग्राउंड आपको पता हो। सो नेक्स्ट है बी अ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर की एक डेफिनेशन है, स्टेक होल्डर की डेफिनेशन आप सबके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैं अभी आपको इस डेफिनेशन के कुछ हिस्से करके दिखाता हूं और आपने वो जहन में रखना है। पहली बात तो ये कि चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई फंक्शनल डिपार्टमेंट हो, लाइक सेल डिपार्टमेंट, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि आईटी डिपार्टमेंट वाज अ स्टेक होल्डर। ठीक है, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, डायरेक्टर आईटी हो, नीचे कोई एक बंदा हो, जर्नल पब्लिक हो, कोई एक पूरे का पूरा इदारा हो, लेट से मैं कहता हूँ सीडीए, ठीक है, वो एक ऐसा इदारा है जो इस्लामाबाद में होने वाली में भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा
इदारा हो सकता है, टैक्स है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी का कोई हो सकता है, सिविल एविएशन हो सकता है, व्हाटएवर। तो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो, या कोई इदारा हो, जो कि हमारे प्रोजेक्ट से या हमारे प्रोजेक्ट पर होने वाली एक्टिविटीज से, ये दो अलग अलग चीजें, एक है हमारे प्रोजेक्ट का आउटकम और एक है हमारे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज। मसलन आउटकम क्या है? एयर कंडीशनिंग, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी। अल्टीमेटली जब सेंट्रल एयर कंडीशनिंग हो जाएगी तो जाहिर है सारे के सारे उस आउटकम से फायदा लेंगे या नुकसान होगा जो भी है। लेकिन उस प्रोजेक्ट को करने के दौरान हमारी जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज है उससे भी कुछ लोग तोड़ फोड़ से, शोर से, मशीनरी की आवाज से, लोगों की मूवमेंट की वजह से डिस्टर्ब होंगे या इफेक्ट हो सकते हैं। तो चाहे वो इंडिविजुअल लोग हों, चाहे कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो, डिपार्टमेंट हो, इदारा हो, एंड वो हमारे प्रोजेक्ट से या उस प्रोजेक्ट के आउटकम से या उस प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज से इफेक्ट होते हो, और ये इफेक्ट पॉजिटिवली भी हो सकता है और ये इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कुछ लोग, कुछ ग्रुप, कुछ अथॉरिटीज, कुछ इंस्टीट्यूट्स अगर हमारे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज से या प्रोजेक्ट के आउटकम से पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट हो सकते हैं या हमें इफेक्ट कर सकते हैं, हमें मींस हमारे प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे स्टेक होल्डर होंगे। ये जो मैंने इतनी लंबी साइंस आपको बताई स्टेक होल्डर्स की, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरा एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और ये प्रोजेक्ट मैनेजर को मैं शाम और लेट तक रोकता हूँ और उसकी वजह से उसका फैमिली टाइम डिस्टर्ब होता है, नाउ यू सी हमारे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज की वजह से इस प्रोजेक्ट मैनेजर की जो फैमिली है वो भी इफेक्ट हो रही है। सो दिस फैमिली इज अ स्टेक होल्डर फॉर अस। एक जगह बिल्डिंग आप उसको उधेड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, मट्टी उड़ रही है, आपके ट्रक्स आ रहे हैं, क्रश गिर रहा है, वगैरह वगैरह व्हाटएवर। अब वो वहाँ पे जो जनरल पब्लिक है इर्द गिर्द के जो घर है वो भी स्टेक होल्डर है। समटाइम्स अगर आपका प्रोजेक्ट पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का रखता है तो बहुत सारी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ऐड हो जाते हैं, मीडिया स्टेक होल्डर हो सकता है, कोई लीगल बॉडीज जो है वो इसका स्टेक होल्डर हो सकता है। सो इसी तरह पीएमओ का भी, पीएमओ एक इदारा है अगर मैं देखूं जो कि प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ डिसाइड करता है, रिसोर्सेज देता है। तो अगर मैं ये कहूं कि पीएमओ हमारे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है और हमारे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज इसे इफेक्ट कर सकती हैं, तो ऑब्वियसली पीएमओ इज अ स्टेक होल्डर और ये बड़ा मेजर स्टेक होल्डर होगा। फिर प्रायोरिटाइज करता है कि किस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना है, किस प्रोजेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है एंड सो ऑन। सो ये हमारा पीएमओ का एक मेजर आप कह लें कि फंक्शंस जो हैं ये आपको पता चल गए होंगे। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है और वो ये है कि पीएमओ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब ये भी पॉसिबल है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जैसे ही हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, हमने एक डायरेक्टिव पीएमओ जो है ना वहां पे बना दिया। डायरेक्टिव पीएमओ सबसे ज्यादा पावरफुल पीएमओ होता है और ये अपना फुल कंट्रोल एक्सर्ट करता है। लेकिन बाज दफा ऐसे हो सकता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनिशियली ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पता नहीं है, पीएमओ का पता नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टेम्पलेट्स का पता नहीं है, प्लान क्या होते हैं, जो कुछ आपने पढ़ा है उसके बारे में कुछ नहीं पता, या जो कुछ आपने अगले 1.5 महीने में पढ़ना है उसके बारे में उनको कुछ नहीं पता। तो फिर आप एकदम से बहुत एग्रेसिव किस्म का, बहुत कंट्रोलिंग किस्म का, अथॉरिटेटिव किस्म का पीएमओ वहां पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो होगा ये, अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फंक्शनल मैनेजर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो ये समझेंगे कि इन लोगों की पावर्स आपने छीन के पीएमओ को दे रहे हैं और वो ये सारा। सर आवाज कट रही है आपकी। सॉरी, बाकियों को भी कट के आ रही है? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है। ओके, कार्या इंटरनेट। अच्छा, अब ये जो पीएमओ है वो लोग दे मे कंसीडर कि यार हमारे पास ये जो पीएमओ ये तो हमारी पावर्स लेने आ गया, या इसको क्या पता है। हम एक फंक्शन, सॉरी ये काइंडली म्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, तो पीएमओ जो है वो उसको क्या पता है। और इसी तरह पीएमओ को, जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का किसी को ना पता हो
तो पीएमओ क्या उनको समझाएगा या बताएगा? तो ऐसे केस में इनिशियली पीएमओ को आप एक सपोर्टिव रोल में एक इदारे के तौर पे बनाते हैं और इट इज जस्ट अ हेल्प डेस्क एंड दैट्स इट। आप समझे कि इन्होंने अपना एक स्टॉल बना लिया, उस स्टॉल में वो अपने कुछ प्रोसेसेस, कुछ प्रोसीजर्स, कुछ टेम्पलेट्स ये बना के रख लेते हैं, और अगर कोई इनके पास भूला भटका आ जाए कि सर वो हमें बता दें ये क्या है, ये कैसे करते हैं, हमें कोई टेम्पलेट मिल जाएगा, तो ये प्रोवाइड जरूर करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना अब कंप्लायंस इंश्योर करना, वो ये काम नहीं करते। सो इट प्रोवाइड्स पॉलिसीज, मेथडोलॉजीज, टेम्पलेट्स एंड लेसन लर्न फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बट इसका जो लेवल ऑफ कंट्रोल है वो बहुत लो लेवल ऑफ कंट्रोल एक्सर्ट करता है। ठीक है, सो एक किस्म का एक पैसिव किस्म का ये पीएमओ है। लेकिन जब ग्रेजुअली आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वर्थ पता चलना शुरू होती है, या कुछ आपने पीएमपीज वहां पे बुला लिए हैं या क्वालिफाइड लोग बुला लिए हैं, तो अब उसकी वजह से आपके पीएमओ को सुना भी जाता है और समझा भी जाता है, क्योंकि वो मे बी कुछ ट्रेनिंग सेशंस ऐसे करा चुका हो कि जिससे, या जगह जगह बोर्ड्स लगा चुका हो कि जिससे लोगों को पीएमओ का या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक तारुफ जो है इनिशियली इंट्रोडक्शन हो गया। कंट्रोलिंग के अंदर ये है कि यस, ये उसी तरह जो कुछ आपने सपोर्टिव में देखा उसी तरह ये सपोर्ट भी देता है, गाइड भी करता है, और थोड़ा सा इसकी गाइडेंस एक्टिव गाइडेंस है। मे बी ये वीकेंड पे 1 घंटे का एक सेमिनार, वर्कशॉप या ट्रेनिंग के लिए लोगों को गाय बगाए बुलाता रहता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है, सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं। अच्छा, कोई अगर कहे कि सर ये आप जो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर एस्टिमेशन होती है, तो एस्टिमेशन के कौन से टूल मैं यूज करूं, उसके बारे में बता देगा। प्लस किसी हद तक जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं ये उनकी कंप्लायंस को भी इंश्योर कराता है। तो दैट मींस इसका जो कंट्रोल है, अब आप देखें उसने कंप्लायंस को इंश्योर कराना है तो ऑब्वियसली कुछ कंट्रोल एग्जर्ट करना पड़ेगा। अब ये जो कंट्रोल, ताहम ये जो कंट्रोलिंग है इसके अंदर में भी प्रोजेक्ट मैनेजर ये अपॉइंट ना कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज शायद यही ना दे रहा हो और भी किसी जगह से आ रहे हो। सो एक सपोर्टिव से ज्यादा एक कंट्रोल एग्जर्ट करता है, वो कंट्रोलिंग है। लेकिन जो डायरेक्टिव है ये लास्ट लेवल है, ये सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव है। आई जस्ट कॉल इट, मैं जनरली कहता हूं कि ये पीएमओ एट इट्स फुल स्विंग है। पीएमओ अपने पीक पे जब पहुंचता है तो वो एक डायरेक्टिव पीएमओ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट करवाना है तो वो पीएमओ को अप्रोच करेंगे, पीएमओ उस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट मैनेजर नॉमिनेट करेगा, पीएमओ ही उसको रिसोर्सेज देगा, पीएमओ ही उसको प्रोसीजर्स पॉलिसीज बताएगा, और फिर पीएमओ ही उसको चेक रखेगा कि हाँ भाई प्रोग्रेस कितनी हुई है और प्रोग्रेस कितनी नहीं हुई। और अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल या फेल होता है तो पीएमओ प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछेगा, बट एट द सेम टाइम पीएमओ ही ऊपर जवाबदेह होगा कि भाई ये प्रोजेक्ट क्यों फेल हुआ। तो पीएमओ की जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, ऑब्वियसली अथॉरिटी है, वहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो डायरेक्टिव पीएमओ इज द मोस्ट पावरफुल पीएमओ। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो हम एक छोटी सी अभी एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा और मल्टीपल सिनेरियोस छोटे छोटे दिखाएंगे। तो आपने ये बताना है कि ये एक सपोर्टिव पीएमओ की बात हो रही है या कंट्रोलिंग की हो रही है या डायरेक्टिव की हो रही है। तो काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ और इसके अंदर आपने काइंडली पार्टिसिपेट करना है। सो आपके सामने पहली एक सिचुएशन आई है जिसके अंदर इट सेज कि वो कौन सा पीएमओ है दैट मैनेजेस ऑल प्रोजेक्ट्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। क्या ख्याल है आपका? डायरेक्टिव। डायरेक्टिव, करेक्ट। अच्छा जी, दूसरा है इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड गाइडेंस, रिक्वायर ऑल प्रोजेक्ट्स विद इन organization to use designated project management software and templates but doesn't otherwise exert control over the project. सपोर्टिव। Supportive या Supportive. controlling? कंट्रोल तो उन्होंने हमने मेंशन कर दिया ना कि कंट्रोल नहीं प्रोवाइड करते। अगर कंट्रोल नहीं, नहीं देखिए आपने ये अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछली डेफिनेशन को जरा पहले आप एक दफा देख लें। जो सपोर्टिव है ना वो मेथोडोलॉजीज पॉलिसीज तो बना के रख लेता है, अब उसने एक स्टॉल खोल लिया, उस पर कोई भूला भटका आ गया तो उसको जरूर हेल्प करेगा। जो कंट्रोलिंग है ना वो थोड़ा सा अपनी कंप्लायंस को भी इंश्योर कराता जरूर है, ठीक है, और वो देखें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी कर रहा है, ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आप कह लें कि ये कंट्रोलिंग है। तो इस डेफिनेशन को आप अपने माइंड में रखें। तो हमने कहा कि जो दूसरे वाला है सपोर्ट भी देता है, गाइडेंस भी देता है, बट एट द सेम टाइम इट रिक्वायर्स ऑल द प्रोजेक्ट्स के वो ये चीजें करें। दैट मींस किसी हद तक
कंप्लायंस इंश्योर करवा रहा है, करेक्ट? जी ठीक है। अच्छा, इट कोऑर्डिनेट्स ऑल प्रोजेक्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी इजाज सर, जी सर जी सर, जी ये सर। जो सेकंड कंट्रोलिंग है थोड़ी कंफ्यूजिंग नहीं है? आई थिंक कि अच्छा but doesn't otherwise exert control over the हाँ, project. अब तो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल जी ओके। अदरवाइज कंट्रोल एक्सर्ट नहीं करता, लेकिन कंप्लायंस इंश्योर करता है। दैट मींस पार्शियली कंट्रोल एक्सर्ट कर रहा है ना। जैसे so मैं आपको that's ये why हाँ, it's getting definition of controlling कि कंट्रोलिंग जैसे उन्होंने अगर otherwise actually हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मसला अगर मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, बोलिए बोलिए। सॉरी जी जी सर बताएं। अच्छा, मैं एक जी एग्जांपल देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं आपको एक रिकॉर्डेड लेसन का ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स दे देता हूँ, आई एम योर टीचर, ठीक है? और उसमें मैं आपको कहता हूँ कि यार आप, आई रिकमेंड यू कि आप 2 घंटे में, एक दिन में सिर्फ 2 घंटे के लेक्चर सुने और वीकेंड पे इतना सुने और एक्सरसाइजेस साथ के साथ करते रहें, दैट्स इट। तो ये मैंने आपको कोई कंट्रोल इन्फ्लुएंस नहीं किया, एक जनरल गाइडेंस दे दी। अब आपकी मर्जी, आप करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा ही है ना। आपने खुद जी से जी वो मेरे से बिल्कुल ठीक। रिकॉर्डिंग ले ली भी है, खरीद ली भी, और आप करने। अच्छा, दूसरा है, मैं अभी आपको ये कहता हूँ कि यार कल मैं आपका एक टेस्ट लूंगा। अब ऑब्वियसली आप टेस्ट में, फिर भी इवन देन यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, मेच्योर लोग हैं सारे, तो मैं ऐसा तो नहीं करूंगा अच्छा आपने ये याद नहीं किया अब आप मेरी क्लास से निकल जाएं, ऐसा तो नहीं कर रहा, जी करेक्ट? लेकिन मैं किसी हद तक कंट्रोल एग्जर्ट जरूर कर रहा हूँ। दैट ठीक मीन्स है। अगर मैं ये कहूँ, अगर इसको मैं अंग्रेजी में कहूँ तो मैं ये कहूंगा कि आई एम गिविंग यू असाइनमेंट्स एंड होमवर्क, बट अदरवाइज एंड आई encourage and or I push people to participate actively in these activities, but obviously I otherwise don't exert control। इसके अलावा मैं मजीद तो कुछ नहीं कर रहा कि भाई क्लास से बाहर खड़े हो जाओ, ये कर दो वो कर दो, ऐसा तो मैं कुछ नहीं कर रहा ना। ठीक है। तो ठीक है सर सर। अगर मैं इसको डेफिनेशन में बट डजंट अदरवाइज रिमूव कर दूं, हाँ जी, हाँ, बट डजंट एग्जर्ट कंट्रोल ओवर द एग्जैक्टली प्रोजेक्ट, एग्जैक्टली बिल्कुल देन ऐसे, फिर ये सपोर्टिव हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, सपोर्टिव। सपोर्टिव। अच्छा, अब एक और चीज ये याद रखिएगा कि इन एक्सरसाइजेस का मकसद ये है कि आपको ये डिस्कशन के थ्रू वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आई होप ये इस एक आपके इस एक क्वेश्चन ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है? अब चाहे आंसर जैसे आपने कहा कि अगर मैं अदरवाइज रिमूव कर दूं, ये अब आप इसके साथ गेम खेलते रहें, जो खेलते रहेंगे आपको मजीद उसकी क्लैरिटी आती रहेगी, बट बेसिक पर्पस अभी अगले जितने क्वेश्चंस हैं उनका यहाँ पे सर्व हो गया हुआ है। ओके, नेक्स्ट चैलेंज जी, कोऑर्डिनेट्स ऑल द प्रोजेक्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप देखें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, ठीक है? कोऑर्डिनेशन 2 लेवल पे हो रही है, या कंट्रोलिंग में हो रही है या डायरेक्टिंग में हो रही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है? जी तो सर। ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है, दिस इज नॉट सफिशिएंट कि हम ये डिफाइन कर सकें कि आइदर इट्स इज इट कंट्रोलिंग और इज इट डायरेक्टिव। सो हम ये जरूर कह सकते हैं कि यार कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिव में से कोई एक है, बट ऑब्वियसली क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट तो करता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कंट्रोल के साथ कर रहा है तो वो डायरेक्टिव है, लेकिन अगर जैसे हमने कहा अदरवाइज डजंट कंट्रोल वाला लेवल है तो फिर ये मेयरली कोऑर्डिनेशन ही है। अच्छा, नेक्स्ट है recommends common terminology, templates, reporting and procedures to be used on projects throughout the organization to promote consistency and streamline efforts। सपोर्टिव। सपोर्टिव है, किसी को एतराज? जी सर सपोर्टिव है। सपोर्टिव है क्योंकि वो एक सिर्फ प्रमोट कर रहा है और ताकि एक ही तरह की टर्मिनोलॉजीज लोग यूज करें, टेम्पलेट्स यूज कर लें, बट इट्स मेयरली अ प्रमोशन ऑफ दिस थिंग्स। अपॉइंट करता है प्रोजेक्ट मैनेजर, नेक्स्ट वाला वो कौन है? डायरेक्टिव। डायरेक्टिव ही प्रोजेक्ट मैनेजर्स को अपॉइंट करता है, करेक्ट। प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट्स, डायरेक्टिव। अगेन डायरेक्टिव आई गेस। अगेन डायरेक्टिव। अच्छा, इसमें भी अगेन किसी हद तक अगर आप कंट्रोलिंग कह सकते हैं कि किसी हद तक ऑब्वियसली वो प्रायोरिटाइज जरूर करेगा, जब वो कंप्लायंस इंश्योर करवाता है तो वो किसी हद तक प्रायोरिटाइज भी करता है कि अच्छा इसको पहले कर लो, इसको बाद में कर लो। जैसे हमने कहा कि वो कंप्लायंस इंश्योर करवाता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर्स एंड प्रायोरिटीज एंड उसकी। सो एनीवेज, इफ यू आर ओके विद डायरेक्टिव, कम से कम आपको पता है तो इट्स फाइन। उसके बाद है इट इज द, क्या ये, हाईएस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ लेवल ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल ओवर प्रोजेक्ट्स। ऑब्वियसली ये तो बड़ा वैसे ही क्लियर है कि डायरेक्टिव है। डायरेक्टिव। अच्छा जी, अब पीएमओ के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, एंड अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे आपको ना कुछ बातें
जो जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, और ये अजीब से टॉपिक्स हैं, स्कैटर्ड से टॉपिक्स हैं, लाइक पहले मैंने गवर्नेंस की बात की, फिर पोर्टफोलियो पढ़ाया, फिर प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पीएमओ वगैरह वगैरह। इन सब का एक ही मकसद है, और वो ये मकसद है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि प्रोजेक्ट ये है प्रोजेक्ट बाउंड्रीज, और इन प्रोजेक्ट बाउंड्रीज का इन प्रोजेक्ट बाउंड्रीज को जो इसके अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं वो है प्रोजेक्ट मैनेजर और उसकी टीम। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर और उसकी टीम काम कर रहे हैं, करेक्ट? अच्छा, अब ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर टीम है, ये एक तरह से अपनी जगह पे इनकी एक अपनी दुनिया है, इनकी अपनी रिसोर्सेज हैं, अपने फंड्स हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरे काम साथ साथ चल रहे हैं, जो उनके रूटीन काम है पैरेलल में वो चल रहे होते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है, ये एक टेम्परेरी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे प्रोजेक्ट और उसकी टीम काम करती है, बट स्टिल समहाउ ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे कामों से या ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट जरूर करते हैं। मसलन अगर इसको गाड़ियां चाहिए, इसको प्रोग्रामर चाहिए, इसको इंजीनियर चाहिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से लेगा, ट्रांसपोर्ट से वो गाड़ियां ले लेगा, आईटी वालों से कंप्यूटर ले लेगा, एंड सो ऑन। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स वालों से बंदे ले लेगा, तो इंटरेक्ट ये जरूर करता है। तो हम जो इस वक्त चीजें पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं वो एनवायरनमेंट जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स ने ऑपरेट करना है। इस प्रोजेक्ट ने ऑपरेट करना है, जैसे मैंने कहा, पीएमओ के अंडर, या एक प्रोग्राम का ये हिस्सा होगा, या मे बी किसी पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाला जो गवर्नेंस के प्रोसीजर हैं वो इसने इंश्योर कराने हैं। सो हम जो कुछ भी अभी तक पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट, वो एनवायरनमेंट जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स ऑपरेट करते हैं। सो इसी में एक फर्दर पॉइंट या एक फर्दर टॉपिक या एक दूसरा फैक्टर जो हमारे प्रोजेक्ट्स को इफेक्ट कर सकता है वो है टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा उसी तरह आपके प्रोजेक्ट्स, मतलब उनको मैनेज करने का तरीका वैसे होगा। अभी क्लास के स्टार्ट में somebody told me, आप में से किसने कहा था कि उनका एक क्लाइंट जो है, इंटरनेशनल क्लाइंट, उनके साथ उनकी अभी मीटिंग होनी थी, और आप में से ये कारिया के एंड पार्टी जितने भी हैं आप लोगों के साथ गालबन वो ये प्रॉब्लम था। तो उनका टाइम जोन के डिफरेंसेस हैं। अब टाइम जोन के डिफरेंसेस होने के बाद, और लेट्स से वो अगर अरब कंट्रीज में है तो वहाँ पे तो छुट्टी फ्राइडे सैटरडे को शायद हो, तो टाइम जोन के डिफरेंसेस होना या इस तरह के जो मैटर्स हैं, इनकी वजह से आपके यहाँ जो प्रोजेक्ट मैनेज होंगे वो कुछ और तरीके से होंगे। सो इट डिपेंड्स कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या इस तरह है कि एक ऑफिस यहाँ पे है, दूसरा ऑफिस यूरोप में है, तीसरा ऑफिस अमेरिका में है, क्या कुछ इस किस्म का आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है? अच्छा, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट डिविजन्स बनी हुई हैं उस तरह काम कर रहे हैं आप लोग। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, लाइक अगर मैं कहूँ कि डेयरी प्रोडक्ट्स आप अलग डील कर रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप अलग डील कर रहे हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स आप अलग डील कर रहे हैं, सो ऑन, इस तरह करते हैं। इस बेस पे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, एरिया की बेस पे बना हुआ है, या किसी और बेस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। इसकी वजह से हाउ वी मैनेज आवर प्रोजेक्ट्स ये इफेक्ट होते हैं। अच्छा, अब जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव में आपके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो एग्जाम के अंदर आपके लिए जानना जरूरी है, आज हम इस वक्त हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट्स की मैनेजमेंट को इफेक्ट करते हैं। मैं आपके सामने वो तीनों पहले डिफाइन कर देता हूँ और थ्रू सम डायग्राम्स, और फिर हम इसको आराम से पढ़ते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो है ना, ये है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं। लाइक इफ आई से, इस वाले फंक्शनल डिपार्टमेंट का नाम आप सेल्स डिपार्टमेंट रख लें, इस वाले का नाम आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट रख लें, इस वाले का नाम आप बिजनेस डिपार्टमेंट रख लें, व्हाटएवर बिजनेस एनालिसिस वगैरह। अच्छा, अब आप देखें कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, और जनरली ऑर्गेनाइजेशंस इसी तरह काम करती हैं कि उसके अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं।
इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम ये देखते हैं कि वो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। जैसे हमने कल एग्जांपल दी, अगर तो वो आईटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो आईटी वाले उसको देखेंगे। अब यहाँ पे ये जो मैनेजर आईटी है या जो डायरेक्टर आईटी बैठे हुए हैं, इनके हवाले कर दिया, ये प्रोजेक्ट कर दिया जाता है और इनको हम प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम दे देते हैं। और ये शख्स या ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, इसकी जो नीचे जो टीम काम कर रही होगी, मोस्टली उसमें उसी फंक्शन या उसी डिपार्टमेंट के लोग जो है ना वो प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स होंगे, प्राइमरीली उसी के होंगे। हाउएवर कुछ लोग ऐसे जरूर चाहिए होंगे हमें जो दूसरे डिपार्टमेंट से हमें लेने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ लेट से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी का भी एक डिपार्टमेंट है और आईटी का भी एक डिपार्टमेंट है। अब सीसीटीवी इंस्टॉलेशन कुछ हिस्सा इसका कंप्यूटर मॉनिटरिंग उससे रिलेटेड है, कुछ हिस्सा इसका सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो आप देखें लेट्स से वो अगर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को अपॉइंट कर दिया गया है तो मोस्ट ऑफ द चीजें उसके अंदर तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी डिपार्टमेंट उसको देखेगा, बट स्टिल हमें आईटी डिपार्टमेंट से कुछ एक्सपर्ट्स की जरूरत जरूर पड़ेगी नेटवर्किंग के लिए, केबलिंग के लिए या व्हाटएवर। तो बेसिकली फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपके पास डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स या डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं और उनको रन करने वाले कुछ फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं। तो जिस भी फंक्शनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो प्रोजेक्ट होता है, उस डिपार्टमेंट को वो प्रोजेक्ट सौंप दिया जाता है कि आपने ये प्रोजेक्ट करना है, और उस प्रोजेक्ट की जो टीम है, मेजर टीम का हिस्सा, वो उसी फंक्शनल डिपार्टमेंट से हायर किया जाता है। ये लोग अपने प्रोजेक्ट का काम अपना जो रूटीन काम है इस डिपार्टमेंट का, ज़ाहिर है अगर ये आईटी का डिपार्टमेंट है, ये सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है या फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, तो जो उनकी रूटीन की फाइनेंस की ड्यूटीज, सिक्योरिटी की ड्यूटीज आईटी की होती है वो करते हैं। इन एडिशन टू दोस वो कुछ प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? तो अपना वो रूटीन काम भी करेंगे और साथ के साथ प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट पे हमें या इन टीम मेंबर्स को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो डायरेक्टली किसी और डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट नहीं करते, बल्कि वो अपने बॉस को, अपने फंक्शनल मैनेजर को बताते हैं कि वी नीड दिस सपोर्ट फ्रॉम सो एंड सो डिपार्टमेंट, या वो फला बंदा हमें उस डिपार्टमेंट से चाहिए। तो ये फंक्शनल मैनेजर बेसिकली दूसरे फंक्शनल हेड से, ये फंक्शनल हेड अपने दूसरे फंक्शनल हेड से बात करेगा that we need this in this thing या this in this resource, तो काइंडली हमें ये रिसोर्स दे दी जाए, और ये इसको यूं दिया जाए, वापस कर देगा। सो अगर मैं ये कहूँ कि फंक्शनल डिपार्टमेंट की अगर मैं चीदा फीचर्स बोलूँ तो वो क्या है? नंबर वन कि वो जो प्रोजेक्ट है वो विद इन वन फंक्शनल डिपार्टमेंट हो रहा होता है, और अगर आपको कम्युनिकेट करना है या कोई कोऑर्डिनेशन करनी है तो वो टॉप लेवल पे फंक्शनल हेड्स आपस में करते हैं, और फिर ज्यादातर इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है वो विद इन ईच डिपार्टमेंट, मतलब उसी डिपार्टमेंट या उसी प्रोजेक्ट के अंदर हो रही है, इससे बाहर कम्युनिकेशन जाती नहीं है। यही अपने बॉस को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वो इनको डायरेक्शन दे रहा होता है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो विद इन दिस डिपार्टमेंट रहता है अनटिल वी नीड सम सपोर्ट और सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। और अगर ऐसा होगा तो फिर हम ये जो टीम मेंबर्स हैं ये इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करेंगे अपने फंक्शनल हेड को, और वो फंक्शनल हेड वो जो भी सपोर्ट चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए दूसरे डिपार्टमेंट से, उनसे लेगा। अच्छा, और ये जो टीम मेंबर्स हैं ये अपने प्रोजेक्ट का काम करने के साथ साथ वो दूसरे जो उनके रूटीन मैटर्स हैं उनको भी वो उसी तरह एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं। मींस ये डेडिकेटेड टीम नहीं होती, बल्कि ये दो चीजों को देख रही होती है, आपका रूटीन के काम, आईटी के जो रूटीन के काम है वो भी देखेगी, और ये जो एक स्पेशल प्रोजेक्ट आ जाता है उनके हवाले कर दिया जाता है वो उसको भी देखते हैं। इसके बारे में कोई क्यूरी है? अच्छा जी, अब दूसरी जो एक्सट्रीम है ना वो है ये एक सिरा है कि बिल्कुल आपके यहाँ फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं और प्रोजेक्ट्स जो है ना विद इन वन डिपार्टमेंट होता है। दूसरा है, ये दूसरी एक्सट्रीम है जिसके अंदर हम कहते हैं कि हम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स की बेस पे ऑपरेट नहीं करते, बल्कि हम प्रोजेक्ट्स की बेस पे ऑपरेट करते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट की बेस पे ऑपरेट करना है इसकी एक मैं आपको शक्ल दिखाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो है ये मसलन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही डील करती है, तो अब आपके पास चीफ एग्जीक्यूटिव हो या उसके नीचे पीएमओ हो, व्हाटएवर,
आपके यहाँ रूटीन ऑपरेशंस हो ही नहीं रहे हैं। एक आपने सॉफ्टवेयर बनाया, उसको बेचा और वो टीम वहां से तितर बितर हो गई, उसको डिस्पर्स किया, उसको नए प्रोजेक्ट्स पे एक नई टीम बनाई, नया प्रोजेक्ट हवाले किया। अब उस प्रोजेक्ट को सारी रिसोर्सेज मिल गई, सब कुछ मिल गया और वो एक अपनी दुनिया है, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो टीम वहां से फिर डिस्पर्स होगी और फिर वापस जाएगी। लेकिन अब फंक्शनल डिपार्टमेंट्स पे आपने देखा कि जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो वो अपने उन्हीं रूटीन ऑपरेशंस पे वापस आ जाते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इनका कोई फंक्शनल डिपार्टमेंट ही नहीं है। ये लोग स्पेसिफिक टू अ प्रोजेक्ट असाइन होते हैं, अपॉइंट होते हैं, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म होता है तो इनको नए प्रोजेक्ट्स पे अपॉइंट कर दिया जाता है, और अगर वो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको रिलीज कर दिया जाता है कि हमारी तरफ से आप छुट्टी है, अब आप अपना नया प्रोजेक्ट पकड़ें, नया इंटरव्यू दें, नई जॉब ढूंढें। ठीक हो गया? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कोई फंक्शनल डिपार्टमेंट हम उस तरह नहीं ऑपरेट करते, बल्कि प्रोजेक्ट्स की बेस पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्टाइज्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसको अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारा स्टाफ एंड रिसोर्सेज दे दी जाती हैं, और ये अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही रह के कोऑर्डिनेट करता है। अगर इसी के अंदर कम्युनिकेट करेगा, इसी के पास फुल रिसोर्सेज है। हाँ, अगर उसको मजीद रिसोर्सेज चाहिए हो तो वो फिर अपने पीएमओ को, चीफ एग्जीक्यूटिव को, जो भी इससे ऊपर बॉडी बैठी हुई है, उससे रिक्वेस्ट करेगा। जब इस प्रोजेक्ट का या इस प्रोजेक्ट का वो काम खत्म हो जाता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो ये वाली पूरी की पूरी प्रोजेक्ट टीम डिस्पर्स हो जाएगी। अब वो किसी नए प्रोजेक्ट पे इसी कॉम्बिनेशन के साथ या कुछ नए मेंबर्स के साथ वो अपॉइंट होगी। जो बाहर के लोग हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है, वो फारिग हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं ये कहूँ तो ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है, और इसके अंदर अपनी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज पूरी होती है, और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन विद इन वन प्रोजेक्ट चलता है। वहां पे आपने देखा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन क्या हो रहा था, डिफरेंट फंक्शनल हेड मिलके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट कर रहे थे आपस में। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है वो विद इन वन प्रोजेक्ट है। अगर इसे कोई चीज चाहिए, लेट्स से ये कहता है कि सर हमने प्रोक्योरमेंट करनी है और हमारे पास प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट नहीं है, और मैं कहता हूँ लेट्स से मिस्टर उमर खान इज अ प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट, और उनकी मुझे सर्विसेज चाहिए, तो आई वुड रिक्वेस्ट माय टीम मेंबर, और मैं कहूँगा कि 1 महीने के लिए मुझे मिस्टर उमर खान जो है ना वो मेरी टीम का हिस्सा बना दिया जाए, ताकि मैं यहाँ पे इनके साथ काम कर सकूं, और हमने जो अपने प्रोक्योरमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिखने हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल करने हैं वो हम इनके थ्रू करा लें, और उसके बाद इस टीम मेंबर को हम रिलीज कर देंगे। इनको आप वापस पीएमओ के हवाले कर देंगे, और पीएमओ इनको बाद में या उसी दौरान किसी और प्रोजेक्ट पे अपॉइंट कर देगा। सो जो अभी मैंने कहा कि टीम बनती है, और वो टीम जब प्रोजेक्ट खत्म होता है तो डिस्पर्स होती है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि उस टीम मेंबर का, उस रिसोर्स का, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे मशीनरी हो, इक्विपमेंट हो, जब वहाँ पे रोल या काम खत्म हो जाता है तो उसको वहाँ से रिलीज कर दिया जाता है, और अब ये या तो किसी नए प्रोजेक्ट पे जाके अपॉइंट हो जाएगा या ये नई जॉब ढूंढेगा। बट इसके पास कोई पेरेंट डिपार्टमेंट नहीं होगा जिसके पास जाके लाइक मैं तो आईटी डिपार्टमेंट से आया था, 2 महीने के लिए फलां प्रोजेक्ट के साथ अटैच हुआ था, ऐसा कोई सीन नहीं है। वो वेट करेगा। सर एक दफा पिछली स्लाइड जी सर आप जी श्योर। पिछले मॉडल में दिस वन। सर पिछली जो डायग्राम वाला था। ओके ओके, ये वाली। सर इसमें भी अगर किसी को रिसोर्स चाहिए हो पीएमओ से, तो वो पीएमओ से नहीं करेगा ना। यहाँ पे ये पीएमओ जनरली फंक्शनल फंक्शनल स्ट्रक्चर में पीएमओ नहीं होता। ठीक है, अब ये सिंपल डिपार्टमेंट है, आईटी का बेबी है, आईटी का प्रॉब्लम है, आईटी का प्रोजेक्ट है। हाँ, एक्चुअल में ऐसे केसेस में क्या होता है, लेट्स से ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट बना रहा है, या ये अपनी सेल परचेज या ऑर्डर बुकिंग वगैरह जो है ना वो ऑटोमेटेड कर रहा है, वेबसाइट बेस्ड कर रहा है, ठीक है, ऑनलाइन कर रहा है। अब इसको आईटी डिपार्टमेंट ने ये प्रोजेक्ट कैरी आउट करना है थ्रू आउट दिस। हाँ, रिक्वायरमेंट मुझे कहाँ से मिलेंगी, वो ऑब्वियसली सेल डिपार्टमेंट बताएगा ना कि यार हम कस्टमर को जो सेल करेंगे उसमें ये इनवॉइस के अंदर ये फील्ड्स होनी चाहिए, ये एंट्रीज होनी चाहिए। ऐसे ही ना, रिक्वायरमेंट तो हमें फंक्शनल मैनेजर देगा, लेकिन वो सेल्स डिपार्टमेंट का देगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट बेसिकली इसी डिपार्टमेंट का होगा।
उसके अलावा कोई कोऑर्डिनेशन सर बेशक इस डिपार्टमेंट में मतलब इसमें बेशक डिपार्टमेंट वाइज हमारे फंक्शनल्स बने हुए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का पीएमओ भी होगा जो नहीं यहाँ पे अगर विद इन डिपार्टमेंट की अगर प्रोजेक्ट है तो उसके साथ डीलिंग नहीं होगी? नहीं, ये आपके पास पीएमओ नहीं करता, इनफैक्ट फंक्शनल हेड। आप यूं समझे आईटी मैनेजर सेल्स मैनेजर को कहेगा कि काइंडली वो आपकी जो सेल्स की इनवॉइसेस एंड रिक्वायरमेंट है ना वो मुझे भेज दें, कोई बंदा भेज दे, वो मेरे लड़कों को समझा देगा। जनरली जो प्रैक्टिकली लाइक कैजुअल वे में अगर मैं कहूँ तो हम इस तरह बात कर रहे होते हैं, करेक्ट? ठीक हो गया। कोई जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन पे हो रहा होता है ओपन फ्लोर पे, जो ओपन फ्लोर पे, बिल्कुल। अब हम ये नहीं कह रहे कि ये कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, हम कह रहे हैं कि ये आईटी मैनेजर ही है जिसको प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए हवाले कर देगा। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजर भी वही बन जाता है, लेकिन ये है आईटी डिपार्टमेंट का, ये इस डिपार्टमेंट का। ठीक है सर। अच्छा, अब मैं आगे आता हूँ और उसमें अगर आप देखें दूसरे वाले में तो यहाँ पे आपको कोई डिपार्टमेंट नजर नहीं आ रहा। आपको जो भी प्रोजेक्ट है, लेट्स से ये वेबसाइट, एक वेबसाइट ये बन रही है, एक वेबसाइट ये बन रही है, ये कोई सॉफ्टवेयर और बन रहा है, तीनों, और ये एक कह लें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस है, ये कोई सैलरी वो जो पे रोल सिस्टम जो है वो बना रहा है। अब आप देखें कि आपके पास ये तीन अलग से दो प्रोजेक्ट्स बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनके ऊपर पीएमओ है जो रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है। तो या तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रिसोर्सेज, लेट्स से वो इस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि 100% रिसोर्सेज हम खुद रखेंगे, बाय से हम सिर्फ कंसल्टेंट्स को हायर करेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली ज्यादा चांस ये कि प्रोजेक्ट मैनेजर भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट काम करता है, उसके नीचे काम करने वाले लोग भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन इनका कोई डिपार्टमेंट नहीं है। जैसे ही ये प्रोजेक्ट खत्म होगा, ये बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, और फिर पीएमओ के पास जाएंगे कि सर आप क्या करना चाह रहे हैं, हमारी जॉब खत्म है या हमें कोई नया कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं आप, ठीक है? सो ये है प्रोजेक्टाइज्ड, ये दूसरी एक्सट्रीम है। इस स्टाफ के पास अपने इस प्रोजेक्ट के अलावा करने को कुछ नहीं है। आईटी वाले मैनेजर के पास जो आईटी के रूटीन ऑपरेशंस हैं वो तो है ही हैं, इसी तरह उसके नीचे जो आईटी का स्टाफ काम कर रहा है उसके पास जो रूटीन ऑपरेशंस हैं वो तो है ही हैं। इन एडिशन टू दैट वो प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर करता है। अगर मैं उस जगह से प्रोजेक्ट को हटा दूं, इवन देन वो डिपार्टमेंट अपने तौर पे एग्जिस्ट करता रहेगा, लोगों की नौकरियां खत्म होंगी। सेपरेट डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं अपनी जगह, ये तीन प्रोजेक्ट्स अलग से सेपरेट चल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे है ही प्रोजेक्ट्स, मतलब बस अगर मैं कहूँ एक सोचे छोटे लेवल का एक ठेकेदार कंस्ट्रक्शन या बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है या छोटा सा बिल्डर है, उसने 5 प्रोजेक्ट्स खोले हुए, ठीक है, उसे 5 लोगों ने घर बनाने का कहा हुआ है और वो 5 जगहों पे घर बना रहा है, दैट्स इट। जैसे ही अगर उसे छठा घर नहीं मिलता तो वो अपने प्लम्बर्स को, मेसन्स को अपने पास नहीं रखेगा, कहेगा फारिग हो जाओ, अगर कोई नया काम आया तो मैं तुझे बुलाऊंगा। ऐसा ही है ना? तो अब उनके पास कोई ऐसा तो नहीं, अच्छा यार तुम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हो तो वहां पे जाके सैलरी ड्रॉ करते रहो और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो रूटीन काम है वो करते रहो, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये एक टेम्परेरी टीम है जो जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होता है वहां से रिलीज कर दी जाती है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है वो विद इन प्रोजेक्ट चलती है, और ये प्रोजेक्ट अपने तौर पे एक इंडिपेंडेंट फुल यूनिट है। जो हम बार बार कहते हैं ना प्रोजेक्ट की एक बाउंड्री है, प्रोजेक्ट अपनी जगह पे एक इंडिपेंडेंट यूनिट है वगैरह वगैरह, उसकी ट्रू डेफिनेशन आती है जब आपकी